जी लास्ट क्लास में देखिए क्या चीज़ कवर की थी, रिग्रेशन हो गया था। अच्छा, आप लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो रिग्रेशन एनालिसिस वगैरह और हाई एंड लो वगैरह, ये तीन आपको मैंने कहा था डिफरेंट मेथड्स हैं। तो अगर कभी सेमी वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स और वेरिएबल को अलग अलग करना तो उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। हाई एंड लो का जो सिंपल वर्जन है वो भी मैंने आपको कराया है, लेकिन आपको ने कहा था कई दफ़ा क्वेश्चन के अंदर स्टेप कॉस्ट्स आ जाती हैं। स्टेप कॉस्ट का मतलब होता है एक रेंज तक कांस्टेंट है जिसका उसमें कोई वेरिएशन आती है, उस सूरत में कुछ फर्दर चेंजेस वगैरह भी हमें करना पड़ जाती हैं। तो एक अभी हमारी वो चीज़ डिस्कस करने वाली रहती है, लेकिन उससे पहले अब हम मज़ीद कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। लास्ट नंबर देखिए क्या कवर हुआ था, 8 हो गया, 7 हो गया। ये 7 है आपका, 8 है। कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल। के फ्लो ऑफ कॉस्ट किस तरह चला करता है। देखिए हमारे तीन चीजें होती हैं, तीन यानी एलिमेंट्स होते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के, मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। इन तीनों को हम ट्रांसफर कर दिया करते हैं एक अकाउंट में जिसका नाम होता है वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, यानी जब कोई चीज बनानी शुरू करते हैं तो ये सारी कॉस्ट हम ट्रांसफर कर देते हैं वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में। वन बाय वन जो चीज कंप्लीट होती जाएगी तो उसको वर्क इन प्रोसेस से निकाल कर ट्रांसफर कर देते हैं फिनिश्ड गुड्स में। और फिर जो चीज बिकती जाएगी उसको फिनिश गुड से निकाल के ट्रांसफर कर दिया जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में। ठीक है, तो आपको ने कहा कि हमारे तीन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थे, मटेरियल, लेबर, एफओएच। जब प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की जाती है तो इन चीजों को इनिशियली हम ट्रांसफर कर देते हैं वर्क इन प्रोसेस में। उसके बाद जो जो चीजें कंप्लीट होती जाएंगी वो इन प्रोसेस तो नहीं रही, उनको इन प्रोसेस से निकाल के ट्रांसफर कर देंगे फिनिश्ड गुड्स में। और फिर जब चीजें बिकना शुरू हो जाएंगी तो जो जो चीजें बिकती जाएंगी उनकी कॉस्ट फिनिश्ड गुड्स से निकाल के ट्रांसफर कर दी जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो ये हमारा फ्लो ऑफ कॉस्ट चला करता है। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग की एंट्रीज याद रखने के लिए एक शॉर्टकट में डिस्कस कर रहा हूं। लॉजिकली तो इंशाल्लाह जब हम एंट्रीज वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिस तरफ एरो का ये हेड आ रहा हो उसको आप डेबिट, और जिस तरफ उसकी टेल आ रही है उसको क्रेडिट कर दें। मसलन जब आप मटेरियल इशू कर रहे हैं वर्क इन प्रोसेस में तो फिर एंट्री क्या बननी चाहिए, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल क्रेडिट। ठीक है, ये एक शॉर्टकट मैंने बताया, लॉजिक है वो इंशाल्लाह बाद में डिस्कस कर लेंगे। इस तरह जब लेबर रिकॉर्ड करेंगे तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट, लेबर क्रेडिट। जब एफओएच रिकॉर्ड करेंगे तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट, एफओएच क्रेडिट। अब जब चीज कल को कंप्लीट हो जाएगी फिर यहां से ट्रांसफर होकर इधर आनी थी ना, तो अब आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। कल को जब चीज बेचेंगे और उसकी कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड करने की बारी आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, फिनिश गुड्स क्रेडिट।
तो ये इसका एक शॉर्टकट हो जाता है इसकी बेसिक एंट्रीज याद रखने का। बाकी इंशाल्लाह लॉजिक क्या थी, क्यों वर्क इन पॉजिटिव डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, वो फिर हम एंट्रीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, इसी तरह अब ये 3-4 टर्म्स हैं, इनको भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे एक स्टेप कॉस्ट। स्टेप कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट जो एक रेंज तक तो कांस्टेंट रहेगी, बट आफ्टर द रेंज उसमें कुछ चेंज आएगा। मसलन इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें ना, तो कुछ इस तरह का बन रहा होता है कि एक रेंज तक कांस्टेंट, फिर चेंज आ गया, एक रेंज तक कांस्टेंट, फिर चेंज आ गया। तो कुछ इस तरह का इसका ग्राफ बन रहा होता है। अब अगर कंटिन्यूएशन शो करने के लिए इनको ज्वाइन कर दिया जाए, तो स्टेप्स बन गए, इस वजह से हम स्टेप कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो स्टेप कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट जो एक रेंज तक कांस्टेंट रहेगी, और जब आप उस रेंज को क्रॉस करेंगे इसमें चेंज आ जाएगा, और फिर फर्दर एक सर्टेन रेंज के लिए कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे आपकी ये जो फिक्स कॉस्ट होती है ना, ये स्टेप कॉस्ट होती है, एक रेंज तक कांस्टेंट रहती है, उसका उसमें चेंज आता है। अज्यूम करता हूं मेरा लैंडलॉर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरह का है कि जितने मैं रूम ऑक्यूपाई करूंगा पर रूम वो मुझसे पैसे चार्ज करेगा। ठीक है, मसलन आपको मैं कहता हूं मेरा कॉन्ट्रैक्ट किस तरह हुआ है कि एक रूम का किराया होगा 1000 रुपये, और उस रूम में जो यूनिट स्टोर करने की कैपेसिटी है वो है 100 यूनिट। अगर मैंने एक ही यूनिट स्टोर करना है, कितने रूम ऑक्यूपाई करूंगा? एक, तो मेरा रेंट कितना पड़ेगा? 1000 रुपया। अगर मैंने 10 यूनिट स्टोर करने हो तो कितना पड़ेगा? तब भी आपका एक ही रूम चाहिए होगा ना, 1000 रुपये किराया पड़ेगा। 100 यूनिट अगर स्टोर करने हो तब भी 1000 ही पड़ेगा, एक ही रूम चाहिए। लेकिन अगर 101 यूनिट स्टोर करना पड़ गया तो अब आपको 2 रूम चाहिए होंगे, इससे आपकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2000। 200 तक 2000 रहेगी, जब 201 यूनिट स्टोर करने की जरूरत पड़ गई तो 3000। ठीक है, तो इस वजह से इस तरह की पोजीशन बन जाती। तो इसलिए हम कहते हैं स्टेप कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो एक रेंज तक कांस्टेंट, फिर उसमें चेंज आ जाएगा, फिर एक रेंज तक कांस्टेंट हो जाती है। यूनिट कॉस्ट एंड कॉस्ट यूनिट। ठीक है, एक है यूनिट कॉस्ट और एक है कॉस्ट यूनिट। यूनिट कॉस्ट का क्या मतलब है? ऐसे पर यूनिट कॉस्ट, एक यूनिट बनाने पे जो खर्चा आया दैट इज यूनिट कॉस्ट। मतलब आपको मैं कहता हूं यार ये व्हाइट बोर्ड 10,000 रुपए का बना था, तो इसका ना मेरी यूनिट कॉस्ट कितनी है? 10,000। तो फिर एक कॉस्ट यूनिट क्या होता है? नहीं। अब अक्सर स्टूडेंट ना इनको इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब फर्ज करें आपने लिखना यूनिट कॉस्ट, आपने तो लिख दिया कॉस्ट यूनिट। अब आप अपनी तरफ से सेट से होते हो, आंसर तो मैं ठीक लिख के आया हूं, बट एग्जामिनर क्या कर रहा होता है उसके टेक्निकल मीनिंग लेते हुए पेपर मार्क करता है। तो टेक्निकल मीनिंग इसका बिल्कुल डिफरेंट है, सो रिजल्ट क्या निकलेगा? क्रॉस कर देगा। तो ये जो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं ना पेपर ठीक हुआ था, पता नहीं पास क्यों नहीं हुआ, तो वो कुछ इस तरह की टेक्निकल गलतियां की होती हैं। अब बज़ाहिर वही 2 वर्ड हैं, आगे पीछे ही हुए। तो यूनिट कॉस्ट आप लोगों ने ठीक बता दिया, एक यूनिट बनाने का जो खर्चा था। जैसे आपको मैंने कहा यार ये व्हाइट बोर्ड 10,000 रुपये में बना है, तो 10,000 आपकी यूनिट कॉस्ट थी।
कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है वो चीज जिसकी आपने कॉस्टिंग की है। ये 10,000 किस चीज की कॉस्ट थी? व्हाइट बोर्ड। तो व्हाइट बोर्ड आपका क्या है? कॉस्ट यूनिट था। ठीक है। इसी तरह अगर आपको मैं कहूं यार ये एक मार्कर 100 रुपए का आता है, तो अगर आपसे पूछूं यूनिट कॉस्ट कितनी है मार्कर की? 100 रुपए। और अगर आप मैं पूछूं कॉस्ट यूनिट क्या था यहाँ पे, तो वो मार्कर था। ठीक है। तो ये इनमें बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग बनता है। तो अब फर्ज करें एग्जामिनर ने पूछा जी यूनिट कॉस्ट कितनी है, आप लिख दो जी कॉस्ट यूनिट इज ₹100, तो वो तो सारी स्टेटमेंट ही गलत हो जाती। तो इस वजह से ना ये अक्सर स्टूडेंट इनको इंटरलिंक कर जाते हैं, यानी इंटरचेंज कर जाते हैं और अपनी तरफ से सेटिस्फाई होते हैं कि मैंने आंसर ठीक लिखा है, लेकिन एग्जामिनर उसको गलत कर देता है। तो यूनिट कॉस्ट का मतलब था एक यूनिट बनाने पे जो खर्चा आया, और कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है वो चीज जिसकी आप कॉस्टिंग कर रहे थे। अच्छा, एक होती है प्रोडक्ट कॉस्ट और एक होता है पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्ट बनाने की वजह से इनकर होती है, और जब प्रोडक्ट की मेजरमेंट करना पड़े, कॉस्टिंग करना पड़े, तो उसको उसमें शामिल भी किया जाए। ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब प्रोडक्ट बनाने पे जो कॉस्ट आई, जैसे किसी भी प्रोडक्ट को बनाने पे आपका मटेरियल भी लग रहा होगा, लेबर भी लग रही होगी, ओवरहेड्स भी लग रहे होंगे, तो इनको हम क्या नाम दे देंगे? ये क्या चीजें आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है। अच्छा, क्या प्रोडक्ट की वैल्यूएशन में आप लोग सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस ये शामिल करते हैं? नहीं, तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है। ठीक है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्ट बनाने की वजह से इनकर हो, और जब प्रोडक्ट की कॉस्टिंग की जाए तो उसकी कॉस्ट में उसको शामिल भी किया जाए। ठीक है। इसमें डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर आ जाएगी, इफेक्टिव ओवरहेड्स आ जाएंगे, ये सारी हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट में आ जाती हैं। ऑन द अदर हैंड पीरियड कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट जिसका पीरियड के साथ रिलेशन होता है, और जिस पीरियड में इनकर हो उसी में एक्सपेंस आउट कर दी जाती है। इसको प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल नहीं करते। जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा, क्या इन्वेंट्री की फिगर में आप सेलिंग एक्सपेंसेस शामिल करते हैं? तो आप लोग नहीं करते। आपसे मैंने पूछा क्या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आप शामिल करते हैं? तो वो भी नहीं करते। लेकिन उनको कहाँ लिखा जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एक्सपेंसेस में आप लिख देते हैं। अगर इस महीने के सेलिंग एक्सपेंस है तो इस महीने एक्सपेंस शो करा दिया, अगर वो अगले साल के हैं तो अगले साल एक्सपेंस शो हो जाएंगे। तो पीरियड कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट जिसका पीरियड के साथ रिलेशन हो, और जिस पीरियड में इनकर हो उसी में एक्सपेंस आउट कर दी जाए। डेफिनेशन क्या बनेगी? यानी हम लोग इसको सिंपल इस तरह कहते हैं कि वो कॉस्ट जिसका पीरियड के साथ रिलेशन होता है और जिस पीरियड में इनकर हो उसी में एक्सपेंस आउट की जाती है। मतलब इसको प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। मटेरियल लेबर वगैरह तो आप लोगों की प्रोडक्ट की कॉस्ट में चलेगा ना। उसके अलावा जो सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस, ठीक है, वो फिर आपकी पीरियड कॉस्ट रीट हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद। हाँ जी। अच्छा, नेक्स्ट है रेलिवेंट कॉस्ट और इररेलिवेंट कॉस्ट।
रेलिवेंट कॉस्ट। हाँ जी, अब इनकी ना जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो इंशाल्लाह हम डिसीजन मेकिंग के चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। अभी ये सिर्फ मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि आगे जैसे मैंने सिलेबस आपका शुरू करना है ना, तो हर चैप्टर में मैं वर्ड यूज़ करूँगा, ये रेलिवेंट है, ये इरेलीवेंट है, तो कम से कम पता तो होना चाहिए है क्या चीज़। तो इसलिए इसकी एक जनरल डेफिनेशन मैं आपको भी बता दूंगा। जो प्रॉपर डेफिनेशन है विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स वो इंशाल्लाह हम डिसीजन मेकिंग में पढ़ेंगे। रेलिवेंट कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट जो आपके डिसीजंस के साथ अफेक्ट हो जाए। ठीक है, यानी तमाम वो कॉस्ट जो आपके डिसीजन के साथ अफेक्ट होंगी वो रेलिवेंट कॉस्ट्स होती हैं। इसका मतलब वो कॉस्ट जिन पे आपके डिसीजन से फर्क ही कोई ना पड़े वो फिर क्या हो जाएंगी, वो इरेलीवेंट हो जाएंगी। अब फर्ज करें अगर मैं आपका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लूं तो उन चीजों को बनाने पे मेरा 100 रुपए का मटेरियल लगना है, 50 रुपए की लेबर लगनी, 50 रुपए के ओवरहेड्स लगने हैं। इसका मतलब अगर आपका ऑर्डर एक्सेप्ट करूं तो ये मुझे खर्चा करना पड़ेगा, और अगर ना करूं तो नहीं करना पड़ेगा। बट ऑन दी अदर हैंड जो फैक्ट्री का रेंट है, आपका ऑर्डर मुझे मिले या ना मिले वो रेंट तो मुझे पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जो मटेरियल लेबर वगैरह थे ये यहाँ पे आपकी इस वक्त क्या कॉस्ट कहलाएगी, रेलिवेंट था, मतलब रेलिवेंट टू डिसीजन मेकिंग थी। लेकिन जो मेरी फैक्ट्री का रेंट था वो इरेलीवेंट हो गई। ठीक है, इसी तरह आपको मैं कहता हूं यार जो प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी है, अब आपका ऑर्डर मिले या ना मिले सैलरी तो उसको देनी पड़ेगी, वो क्या हो जाएगी, इरेलीवेंट हो जाएगी। ठीक है, तो रेलिवेंट कॉस्ट की मैंने सिंपल डेफिनेशन आपको बताई है कि तमाम वो कॉस्ट जो आपके डिसीजन की वजह से अफेक्ट हो जाएं वो रेलिवेंट, और जिन पर उनसे फर्क ही कोई ना पड़े डिसीजन से वो इरेलीवेंट हो जाती हैं। बाकी इंशाल्लाह जब डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे मैं सिर्फ रेलिवेंट कॉस्ट को कंसीडर किया करूंगा, बाकी सारी छोड़ दिया करूंगा। तो उसमें कई दफ़ा एग्जामिनर पेपर में कहता है कि यार जो जो कॉस्ट छोड़ोगे उसकी रीज़न बताना, छोड़ी क्यों है, तो मैं बताना पड़ता है कि किस वजह से ये इरेलीवेंट हुई। वो बाकी इंशाल्लाह डिसीजन मेकिंग में डिटेल में हम पढ़ेंगे। Methods of cost bookkeeping. Methods of cost bookkeeping. क्या मतलब हुआ इसका, बुक कीपिंग? हाँ, जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। मेथड्स ऑफ कॉस्ट बुक कीपिंग का मतलब कॉस्ट का रिकॉर्ड रखने के कितने मेथड्स हैं। इसके ना हमारे दो मेथड होते हैं, एक इंटरलॉकिंग सिस्टम और एक इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटरलॉकिंग सिस्टम और इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटरलॉकिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई जाती हैं, कॉस्ट के लिए भी और फाइनेंशियल के लिए भी। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो जो रिपोर्टिंग वगैरह आप पढ़ रहे थे, ठीक है, कैप 1 में या इंट्रो वगैरह में, और कॉस्ट अकाउंटिंग जो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं। तो इंटरलॉकिंग सिस्टम कॉस्ट का रिकॉर्ड रखने का ऐसा सिस्टम है जिसमें फाइनेंशियल की बुक्स अलग, कॉस्ट की अलग बनाई जाती हैं।
अब जब बुक्स अलग अलग बन रही होंगी तो स्टाफ भी अलग अलग रखा होगा, मतलब उसका अकाउंटेंट अलग होगा, इसका अकाउंटेंट अलग होगा। और जब बुक्स अलग अलग होंगी तो ये अपनी पॉलिसीज भी डिफरेंट यूज कर सकते हैं। देखिए आप लोगों ने इन्वेंट्री का टॉपिक पढ़ा था, IAS 2 पढ़ा था, उसमें इन्वेंट्री के अंदर उसने क्या कहा था, स्टॉक वैल्यूएशन के कितने मेथड हैं? दो। कौन कौन सा? 5 पॉइंट वेटेड एवरेज। क्या दोनों से प्रॉफिट सेम निकलता था? नहीं। फर्ज करें कॉस्ट वाला कह रहा है मैं FIFO से स्टॉक रखूंगा, फाइनेंशियल वाला कहता है मैं तो वेटेड एवरेज से रखूंगा, तो क्या इनके प्रॉफिट बराबर आ जाएंगे? नहीं। फिर कॉस्ट अकाउंटेंट के पास ना स्कोप लिमिटेशन होती है, इंफॉर्मेशन की शॉर्टेज होती है। कॉस्ट अकाउंटेंट को ये नहीं पता होता एसेट बेच के आपको प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ था। कॉस्ट अकाउंटेंट को ये नहीं पता होता कि आपने जो सरप्लस फंड इन्वेस्ट किए थे वहां से इंटरेस्ट या डिविडेंड कितना मिला था। जब ये चीजें इसको नहीं पता तो कैसे अपने प्रॉफिट लॉस में लिखी होंगी? नहीं। तो इसका प्रॉफिट डिफरेंट आता है, फाइनेंशियल वाले का डिफरेंट आ जाता है। तो इसका ना एक टॉपिक बनता है जिसमें इनके प्रॉफिट्स को रिकंसाइल करने को कहा जाता था कि यार इन दोनों के प्रॉफिट को टैली तो कराओ, फर्क क्यों आ रहा है। वो ICAP ने आपके सिलेबस से निकाल दिया हुआ है, वरना ये होता था हम लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस और आइटम्स दे देते थे और आपको कहते हैं यार इनका प्रॉफिट तो टैली कराओ, क्यों डिफरेंट हो रहा है। तो लास्ट में आता है कॉस्ट अकाउंटेंट ने जो चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखी उसके से डिफरेंस आया होगा तो वो हम एडजस्ट करते थे, ठीक हो जाता था। तो खैर इंटरलॉकिंग सिस्टम में आप कहने का है दो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अलग, कॉस्ट अकाउंटिंग की अलग। और यहां पे क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होता है तो वो ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड इंटीग्रेटेड नाम से क्या लग रहा है? हाँ, कि इकट्ठा कर दिया जाए। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम में एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट बनेंगी, उसी में कॉस्ट और उसी के अंदर फाइनेंशियल। अच्छा, कंपनीज के लिए कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करना कंपलसरी होता है? फाइनेंशियल के, ठीक है। और फाइनेंशियल वालों के लिए IAS फॉलो करना भी जरूरी होता है, ठीक है। अभी आपसे मैंने पूछा IAS 2 ने कितने मेथड बताए, आपने कहा 2, FIFO वेटेड एवरेज। कॉस्ट अकाउंटेंट्स LIFO भी यूज करते हैं, हाइफो भी करते हैं, नाइफो भी करते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट भी करते हैं। एक्चुअली वो IAS ने रिकमेंड नहीं किए हुए, लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट किया करते हैं। पहले कभी आपके पेपर में ये मेथड आ जाते थे कि जी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से स्टॉक मेजर करके दिखाओ, लाइफो से करके दिखाओ, लेकिन अब ICAP ने कह दिया कि IAS 2 वाले ही एग्जामिन करूंगा। इसलिए जब इन्वेंट्री का मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा ना आपको, तो उसमें आप देखेंगे मैं सिर्फ FIFO और वेटेड एवरेज कराऊंगा, बाकी नहीं कराऊंगा। लेकिन क्योंकि अभी हम सिर्फ अपने सिलेबस से बात नहीं कर रहे, ओवरऑल कर रहे हैं, तो कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए कोई भी IAS नहीं होते। इसका मतलब जब इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा तो फिर बात किसकी माननी पड़ेगी? फाइनेंशियल वाले की, क्योंकि उसने IAS फॉलो करने हैं। मतलब अगर यहां पे कॉस्ट अकाउंटेंट के ना मैंने LIFO यूज करना है तो नहीं कर सकता, ऊपर वाले में वो कर सकता था। तो जब इंडिपेंडेंटली वो काम नहीं कर पाता तो उसका रिजल्ट क्या आता है कि ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट भी नहीं प्रोड्यूस कर सकता वो। बट चीपर काम है क्योंकि स्टाफ सिंगल रखना पड़ता है और डुप्लीकेशन नहीं हो रही होती, उसकी वजह से ये थोड़ा सा फायदा हो जाता है। तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे मल्टीनेशनल वगैरह, वो लोग इसको फॉलो कर लेते हैं। जो लोग नॉर्मल आ जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन, जो अपनी कॉस्ट कट डाउन करना चाहती हैं, वो फिर इस तरीके से रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। तो ये दो बुक कीपिंग के आपके मेथड आ जाते हैं, ठीक है। तो ICAP ने आपकी बुक्स में जब एंट्रीज वाले चैप्टर में एंट्रीज डिस्कस की हैं, वहीं पे उसने इन दोनों का हिंट दे दी है कि जी ये इनमें फर्क होता है। तो इंशाल्लाह जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में कवर किया जाएगा। अभी आप लोगों को मैं जितनी भी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये आपका ने कहा था मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ चीजों का। जैसे देखें मैंने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मटीरियल, लेबर, एफर्ट्स बताया। आप अपना स्टडी टेक्स्ट देख लें, मटीरियल के 2 चैप्टर हैं उसके अंदर जो आपने पढ़ने हैं, लेबर का 1 चैप्टर है जो आपने पढ़ना है, ओवरहेड का 1 चैप्टर है जो आपने पढ़ना है, ठीक है। तो इसका मतलब वो जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं उन सबको आगे डिटेल में हमने पढ़ना है। इसी तरह बुक कीपिंग का भी चैप्टर है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें इसमें आती लगा।
जी, अब नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ प्रोडक्ट कॉस्टिंग। प्रोडक्ट कॉस्टिंग का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेंगे। ये भी ले लो। ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्टिंग का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट आप लोग प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी कॉस्ट का रिकॉर्ड किस तरह मेंटेन किया जाएगा। एक्चुअली प्रोडक्ट कॉस्टिंग के मल्टीपल मेथड्स हैं और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट पे कि आप किस तरह की प्रोडक्ट बना रहे हो। देखिए, कुछ होती हैं कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स। क्या मतलब होता है कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स का? हाँ, कि जो कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बन रही है, आपका कोई ब्रांड नहीं है, जैसे कस्टमर आकर अपनी स्पेसिफिकेशन देते वैसे चीज बना दी। जब कस्टमाइज्ड चीजें बना रहे होते हैं, यानी एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन बना रहे होते हैं, तो क्या कस्टमर टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन सेम होती? अगर स्पेसिफिकेशन सेम नहीं है तो क्या बनाने पे खर्चा सेम आएगा? तो फिर मजबूरन क्या करना पड़ेगा? हर ऑर्डर का अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि मिस्टर ए के ऑर्डर पे मेरा कितना खर्चा आ रहा है, बी पे कितना, सी पे कितना, डी पे कितना। तो कॉस्टिंग का ऐसा मेथड जिसमें हर ऑर्डर का सेपरेटली रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, उसे हम कहते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, ठीक है। ये आप कहने का कहां पे यूज करते हैं? जहां पे आप लोग कस्टमाइज्ड चीजें बनाते हैं। जी जी जी, मैं बताऊं। ठीक है, तो आपको मैंने कहा कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हर ऑर्डर का सेपरेटली कॉस्ट का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। और अलग रिकॉर्ड मेंटेन करने की लॉजिक आपको मैंने कहा ये होती है कि आपकी क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं होती, आप कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक चीज़ें बनाते हैं और कस्टमर टू कस्टमर क्योंकि स्पेसिफिकेशन वेरी कर रही होती है, तो मजबूरन फिर आपको हर एक का रिकॉर्ड अलग अलग मेंटेन करना पड़ता है। जी, क्लियर है यहां तक सब? अच्छा, इसी तरह एक होता है बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग हम वहां पर यूज किया करते हैं जहां पे बैचेस की फॉर्म में प्रोडक्शन की जाती हो। मतलब एक सेट नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने के बाद उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन टर्मिनेट कर दी जाती है और फिर कुछ अरसे के बाद रीशेड्यूल किया जाता है उसको। मसलन आप लोगों ने अगर कभी इत्तेफाक हो, ये जो मेडिसिन्स होती हैं इनकी पैकिंग पे देखिएगा एक बैच नंबर लिखा होता है, ठीक है। अब वो क्या चीज है? देखें, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर देखने में ये आता है कि सिर्फ इनपुट का केमिकल चेंज होता है, मिक्सिंग प्रोसेस सेम होता है, आउटपुट बदल जाती है। मसलन मैंने मेडिसिन ए का केमिकल इनपुट किया तो मेडिसिन ए की टैबलेट बन गई, बी का इनपुट किया तो बी बन गई। अब मशीनरी वही है, प्रोसेसिंग सारी सेम है। तो अगर एक कंपनी 500 डिफरेंट मेडिसिन बनाती है तो इसका क्या मतलब है वो 500 मशीनरियां लगा ले और रोज हर मेडिसिन प्रोड्यूस करनी शुरू कर दे? नहीं, ये तो उसके लिए बड़ा एक्सपेंसिव काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बीइंग अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उनको एक कैलकुलेशन करके बताते हैं कि यार इस मेडिसिन की ना इतनी टैबलेट प्रोड्यूस करके इसकी प्रोडक्शन बंद कर देना, तो ये आपको सस्ती पड़ेगी। अब फर्ज करें मैंने से कहा मेडिसिन ए की 1,00,000 टैबलेट बना के इसकी प्रोडक्शन बंद कर देना। अब वो क्या करेगा, उन्हीं मशीनरीज के ऊपर पहले मेडिसिन ए बनाई, जब 1,00,000 टैबलेट बन गई उसने इसकी प्रोडक्शन बंद कर दी। अब इसी मशीनरी पे मैंने कहा बी बनानी शुरू करो, इसकी 70,000 टैबलेट बना के इसकी प्रोडक्शन बंद कर देना। अब उन्होंने इसी के ऊपर बी बनाई, फिर सी, फिर डी। तो इस तरह करके ना वो लोग अपना काम करा रहे होते हैं। अब वो जो आपने 1,00,000 टैबलेट बना दी थी मेडिसिन ए की,
हो सकता है ये 4 महीने के लिए सफिशिएंट हो, इसकी दोबारा प्रोडक्शन हो कि 4 महीने बाद शुरू हो। तो ये जो मेडिसिन के ऊपर उन्होंने लिखा होता है ना बैच नंबर, वो यूनिक बैच नंबर होता है। इससे आइडेंटिफाई हो जाता है उनको कि ये चीज कब बनी थी, इसके ऊपर यूनिट कॉस्ट कितना आई थी, एंड सो ऑन। तो इस तरह का सारा काम चल रहा होता है। तो ये जो बैच कॉस्टिंग है, इसमें हम ना बैचेस, ग्रुप ऑफ यूनिट्स इकट्ठे करके बनाते हैं और एक डेफिनेट क्वांटिटी प्रोड्यूस करके उसकी प्रोडक्शन टर्मिनेट कर दी जाती है और फिर फ्यूचर में कभी जाकर उसको रिप्रोडक्शन उसकी द्वारा की जाती है। तो वहां पे फिर हम बैचेस की फॉर्म में उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो इसका मेन यूजर आप लोगों की फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। यही वजह है कि किसी भी कंपनी की मेडिसिन उठा लें, उसमें बैच नंबर लिखा होता है। अच्छा, इसी तरह एक होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, इसलिए इसको आगे हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज किया करती हैं कंस्ट्रक्शन कंपनीज। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन कंपनी आपको पता है क्या एक ही जैसी सारी चीजें बना रही होती है? यानी जो बिल्डर्स वगैरह होते हैं, फर्ज करें आप आए, आपने कहा जी एक बेंगलो बनाना है, उसने कहा जी बन जाएगा। गवर्नमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला रोड बनाना है, उसने कहा जी बन जाएगी। मैं आ गया, मैंने कहा कमर्शियल प्लाजा बनाना है मल्टी स्टोरी, उसने कहा जी बन जाएगा। तो सब कस्टमर की स्पेसिफिकेशन डिफरेंट है, हर एक पे अलग अलग खर्चा आना है। लेकिन चूंकि ये काम कंस्ट्रक्शन का है और आपको पता है कंस्ट्रक्शन के ऊपर कई दफा नंबर ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। कई आपने देखा होगा कमर्शियल बिल्डिंग बनना शुरू होती है, शुरू में बड़ी तेज बन रही होती हैं, फिर 4 5 साल तक वो कंप्लीट ही नहीं होती। ठीक है, तो अब उनके ऊपर क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर पे कंसिस्ट कर जाता है। तो वो कैसे अपनी कॉस्ट का रिकॉर्ड रखेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे किस साल कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, उसके लिए यूज की जाती है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। 1995 में आईकैप ने इसको सिलेबस से निकाल दिया था। ठीक है, इस वजह से इसको नहीं हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करती हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जिनका अपना कोई ब्रांड होता है। ठीक है, अब जब उनका अपना ब्रांड होता है तो क्या वो कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक चीज बनाएंगे? नहीं। तो जब एक जैसी चीज बननी है तो खर्चा तो एक जैसा ही आना है। तो क्या रिकॉर्ड रखने की जरूरत है, ये मैं मिस्टर ए के लिए बना रहा हूं, ये बी के लिए बना रहा हूं, सी के लिए? नहीं। वहां पे हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और चीजें जैसे बनती जाती हैं उनको वेयर हाउस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर आप लोग पढ़ोगे। प्रोडक्ट कॉस्टिंग में से एक क्वेश्चन पेपर में आना होता है जो बड़ा फ्रीक्वेंटली टेस्ट किया जाता है, वो प्रोसेस कॉस्टिंग का होता है। Different school of thoughts.
क्या नाम है, मरियम जमील कौन है? जी, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स कि कॉस्ट अकाउंटेंट के जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वैसे तो कई चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन अभी जो मेन पार्ट ऑफ सिलेबस है वही हम डिस्कस करेंगे। एक है जिसे आप मार्जिनल वेरिएबल या डायरेक्ट कॉस्टिंग भी कहते हैं। दूसरा आ जाता है अब्जॉर्प्शन फुल या कन्वेंशनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग। अच्छा, मार्जिनल कॉस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन से एक्सट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, यानी जो मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है ये मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन से डिराइव किया गया था। आप में से जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है उसमें आप लोगों ने मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़ी होगी। हाँ, एक्स्ट्रा यूनिट बनाने पे जो खर्चा आता है वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट कहलाती। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटेंट ने जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने इस डेफिनेशन को बेस बनाया। उन्होंने कहा मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है एडिशनल यूनिट बनाने पे जो खर्चा आया, और उन्होंने कहा बाय बिहेवियर अगर देखा जाए तो आप मुझे बताएं वो फिक्स कॉस्ट होगी वेरिएबल होगी? हाँ, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट बना रहा हूं तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट ही होगी ना, फिक्स ने तो फिक्स ही रहने। तो इन्होंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके ऊपर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लगती है। ऊपर से इन्होंने कोट कर दी रेंट की एग्जांपल। इन्होंने कहा कि एक फर्ज करें मैंने बिल्डिंग ले ली 10,000 पर मंथ रेंट पे, महीना खत्म होगा लैंडलॉर्ड आ जाएगा जी किराया निकालो। क्या वो मुझसे पूछेगा कि आपने सिंगल शिफ्ट बिल्डिंग यूज की कि ट्रिपल शिफ्ट की, इस सब महीने प्रोडक्शन की थी कि नहीं की थी? तो इन्होंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ फिक्स कॉस्ट का प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, फिक्स कॉस्ट का ताल्लुक है पीरियड के साथ। पीरियड एक्सपायर होता है तो ये ड्यू हो जाती है। तो इन्होंने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने कहा कि फिक्स्ड कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट। कि इन्होंने कहा जो फिक्स कॉस्ट होती है ना ये आपकी पीरियड कॉस्ट होती है, और पीरियड कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट जिसका पीरियड के साथ रिलेशन और जिस पीरियड में इनको उसी में एक्सपेंस आउट कर दी जाए। अभी इधर हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि फिक्स कॉस्ट का प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब प्रोडक्शन से इसका ताल्लुक ही नहीं है तो इन्होंने कहा जब प्रोडक्ट की वैल्यूएशन किया करो ना तो इसको शामिल भी ना किया करो। इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग का जब मैं चैप्टर करा रहा हूँ आप देखेंगे जब मैं स्टॉक वैल्यू करने लगूंगा ना तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ली जाएगी।
ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आपका ने कहा कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो फिक्स कॉस्ट होती है ये पीरियड कॉस्ट होती है, ये प्रोडक्ट बनाने की वजह से इनकर नहीं होती, इसलिए जब भी प्रोडक्ट की वैल्यूएशन किया करो तो उसमें सिर्फ वेरिएबल डाला करो, फिक्स ना शामिल किया करो। अब आ जाते हैं अब्जॉर्प्शन फुल कन्वेंशनल कॉस्टिंग। अब अब्जॉर्प्शन वालों ने कहा कि नो डाउट आप प्रोडक्शन कम करें, ज्यादा करें या ना करें, रेंट पे करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने कहा जरा गौर करें फैक्ट्री किराए पे क्यों ली थी? वो तो प्रोडक्शन के लिए ली थी। मतलब देखे ना, आप या मैं फैक्ट्री किराए पे क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि हम लोगों ने कुछ प्रोडक्शन नहीं करनी, जिसने करनी वो किराए पे ले लेता है। तो इन्होंने कहा कि नो डाउट प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट का ताल्लुक नहीं है, बट इनडायरेक्टली ये इनकर प्रोडक्शन की वजह से ही होती है। इसलिए इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि फिक्स कॉस्ट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। और अभी आपको बताया था प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्ट बनाने की वजह से इनकर हो, और जब प्रोडक्ट की वैल्यूएशन की जाए तो इसको उसमें शामिल भी किया जाए। इसलिए जब आप स्टॉक वैल्यूएशन किया करते हैं ना, तो वेरिएबल के साथ साथ फिक्स कॉस्ट भी ले लिया करते हैं। अच्छा, वैसे IS2 इन्वेंटरीज आप लोगों ने पढ़ा था, वो इनमें से कौन सा रिकमेंड करता है? वो आपको अब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, उसने वर्ड नहीं यूज किया अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, लेकिन आपको याद होगा जब आपने कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट पढ़े थे तो उसने कहा था ना कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस कन्वर्जन कॉस्ट प्लस अदर एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स, और फिर कन्वर्जन कॉस्ट में उसने कहा था फिक्स कॉस्ट भी होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। ठीक है, तो वो दोनों चीजों को इसमें कवर कर जाता है। तो इस वजह से स्टैंडर्ड का रिकमेंडेड मेथड ये है। प्रैक्टिकली ज्यादातर हम इसी को ही फॉलो करते हैं। ये आमतौर पे यूज किया जाता है डिसीजन मेकिंग वगैरह में। इसलिए आप लोग देखेंगे जब मैं ये वाला चैप्टर कराऊंगा, इसके फौरन बाद में डिसीजन मेकिंग वगैरह के चैप्टर्स की तरफ आ जाऊंगा, क्योंकि वहां पे फिर ये कॉन्सेप्ट यूज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों का जो सिलेबस होता है ना, वो एक्चुअली मसला ये होता है, जैसे फर्ज कर मैं मटीरियल, लेबर, एफओएच ना पढ़ाऊं तो डिसीजन मेकिंग में जाके इन तीनों की एप्लीकेशन शुरू हो जानी। तो जब तक आपने वो चैप्टर नहीं पढ़े होंगे उनको आप अच्छी तरह कर नहीं सकते। दूसरा तरीका यही है कि जी एक मैं रटा लगवा दूं और आप बस गुजारे लायक कर जाएं, लेकिन वो फिर वही क्वेश्चन हो पाएंगे जो मैं करा दूंगा। तो इस वजह से हमें थोड़ा सिस्टमेटिकली सिलेबस प्लान करके चलना होता है। इसलिए अगर आप लोग अपना स्टडी टेक्स्ट भी देखें ना, तो आई कैप ने पहले मटीरियल, फिर लेबर, ओवरहेड, इस तरह करके वो फिर आगे अदर चैप्टर्स की तरफ गया है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ बेसिक चीजें अभी मैंने डिस्कस की हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह एक तो हम लोग डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट भी सिलेबस का डायरेक्टली पार्ट नहीं है, लेकिन मसला हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं ना, जगह जगह उसकी कहीं ना कहीं एप्लीकेशन रहनी है। तो इसलिए एक तो मैं मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मेट डिस्कस करूंगा, दूसरा आपका ने कहा हाई एंड लो हम लोगों ने सिंपल वर्जन किया है, उसका हम स्टेप कॉस्ट के साथ क्या चेंज आता है उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, अब वैसे तो आप लोगों का फ्राइडे तक क्लासें हुआ करती हैं, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि ये फर्स्ट वीक था और कुछ स्टूडेंट ने हमें ज्वाइन करना था मंडे से, तो बजाय इसके कि हम लोग नए टॉपिक वगैरह शुरू कर दें फिर उनको प्रॉब्लम आए, तो आज आप लोगों की लास्ट हम वर्किंग डे कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास आप लोगों की अब मंडे को होगी।